हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स ये कई सारे एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो या कि कोई आप हाई लेवल के एग्जाम दे रहे हो या किसी वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नीति या कौन सा अधिनियम कब लागू किया गया, इनके उद्देश्य क्या थे। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नया हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना, दोबारा सब्सक्राइब मत करना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँच जाए आसानी से। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की वन नीतियाँ थी, राइट, तो उनसे संबंधित कौन कौन से कानून थे फ्रेंड्स। तो इसके यदि डिटेल में जाए, मीन्स पहले इसका यदि हम हिस्ट्री चेक करें कि क्या है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो भारत में पहली वन नीति 1894 में थी, ठीक है, आई थी मतलब। तो इसके यदि हम हिस्ट्री में जाते हैं पहले डीप में फ्रेंड्स, तो जो ब्रिटिश शासित भारत में जब हमारा देश मीन्स स्वतंत्र नहीं हुआ था, राइट, तो जब यहाँ अंग्रेज रहते थे तो उनमें क्या हुआ था, सन 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि पूरे जो देश के वन थे तो वनों के संरक्षण के लिए एक नियम बनाए, राइट। इसके अंतर्गत क्या क्या था कि जो मालाबार की पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, तो मालाबार की पहाड़ियों में बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए। और इसी दिशा में सन 1865 में और सन 1878 में वन अधिनियम मीन्स फॉरेस्ट एक्ट का निर्माण किया गया, राइट। तो ये बात ये तो रही इसकी हिस्ट्री की बात कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था मीन्स ब्रिटिश शासित भारत में 1855 में किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये बात आप अच्छे से याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मतलब क्या किया गया था कि पूरे देश में वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे। और इसके अंतर्गत जो अपना ये मालाबार तट है, तो कहाँ पे मालाबार तट था, यहाँ का जो मालाबार केरल का मालाबार तट है, यहाँ कोरोमंडल तट था, यहाँ मालाबार तट है, राइट। तो मालाबार तट के यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए थे। और इसी दिशा में सन 1865 में और सन 1878 में वन अधिनियम मीन्स फॉरेस्ट एक्ट का निर्माण किया गया, राइट। देन उसके जब आगे हम देखें तो राष्ट्रीय वन नीति मीन्स की क्या, राष्ट्रीय वन नीति जो भारत के द्वारा लाई गई। अभी हालांकि भारत के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं लाई गई थी, बट भारत में जो पहली वन नीति लाई गई थी वो 1894 मतलब कि सन 1894 में जब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, राइट। पहले तो डलहौजी, जब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे तब सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। और इसके अंतर्गत एक विकास समिति और सभी प्रांतों में क्या किया गया कि वन विभागों मीन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की स्थापना कर दी गई थी। तो यदि पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि भारत में पहली वन नीति कब लाई गई थी, तो आप क्या जवाब दोगे, 1894 में, राइट। तो ये कब लाई गई थी फ्रेंड्स, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा लाई गई थी 1894 में। तो इसका ये रहा। और यदि राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, ये तो हो गया कि भारत में पहली वन नीति 1894 में। देन राष्ट्रीय वन नीति 1952 मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 में अपना देश स्वतंत्र हो गया, राइट। देन उसके बाद 1952 में यानी कि संविधान लागू होने के 2 साल बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में क्या हुआ कि पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, राइट। इसके उद्देश्य की बात करें यदि फ्रेंड्स हम लोग, तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे, इसमें से आप नोट कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें पहला पॉइंट नोट करो आप कि जो ये नीति थी इसके उद्देश्य, भूमि की उत्पादकता क्षमता का ह्रास किए बिना अत्यधिक उत्पादन मीन्स कि भूमि की जो भी उत्पादन क्षमता है उसका ह्रास ना किया जाए। और इसमें अत्यधिक ह्रास किए बिना क्या किया जाए, अत्यधिक उत्पादन कैसे किया जाए, तो इसमें इसकी नीति में पहला पॉइंट आप ये नोट करो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि वन उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, कि वन उत्पादों की आपूर्ति आप कितना आपूर्ति कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए इसमें कहा गया है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा
संचार एवं उद्योग के लिए आवश्यक वन उपज उपलब्ध करवाना। राइट, इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या था फ्रेंड्स, 60% क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में क्या था, 20% क्षेत्र पर वन सुनिश्चित करना, ताकि न्यूनतम राष्ट्रीय औसत वन कितना हो सके, अपनी भूमि का 1/3 जो भाग है, तो उसमें क्या बात की गई थी कि मतलब 1/3 भाग पे ये कौन सा है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में इसको लागू किया गया था कि 1/3 भाग में क्या करना है, इसमें वन को उत्पादित करना है। मतलब 33% न्यूनतम, और यदि न्यूनतम राष्ट्रीय औसत वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, जिसमें से कि 60% क्या है पहाड़ी क्षेत्रों में, और 20% जो है वो कौन से क्षेत्रों में है फ्रेंड्स, तो वो सॉरी यहाँ पे 25 लिखा है, तो कितना होगा, 20% जो क्षेत्र होगा वो मैदानी क्षेत्रों का होगा। राइट, देन नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो आवश्यकताओं से सामंजस्य रखते हुए क्या करना है कि अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए वनों का प्रबंधन करना है। राइट, फिर उसके बाद यदि थोड़ा सा इसमें और अन्य बिंदु देखें तो इसमें क्या था कि जो वनों से अधिकतम क्या होती थी आय प्राप्त करना, सरकार का क्या था, मुख्य लक्ष्य था कि वनों से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो सके, तो क्या था, गवर्नमेंट का जो था वो प्राथमिक लक्ष्य था। इसी कारण क्या हुआ कि वर्ष 1952 में, 1952 से 1981 तक कि कहाँ से कहाँ तक, 1952 से 1981 तक क्या किया जाता है कि इनके बीच में कृषि फसलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र मीन्स कि 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना किया गया, ये 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया। राइट, और कृषि फसलों के अंतर्गत क्या हुआ कि 242 लाख हेक्टेयर की यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की वनाच्छादित भूमि को वृक्ष विहीन करके प्राप्त की गई। मतलब कि जो 242 लाख हेक्टेयर की समृद्धि को क्या किया गया कि 242 लाख जो हेक्टेयर की यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की वनाच्छादित भूमि की, जो गांवों में वन थे तो उनको क्या किया गया, वृक्षों को काट दिया गया और उनसे क्या की गई, कृषि के लिए जमीन प्राप्त की गई। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 आती है। राइट, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या था, इसमें था कि वर्ष 1952 में, जो वर्ष 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करके क्या किया गया था, यही जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति फ्रेंड्स, उसको संशोधित करके क्या किया गया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। अब वो संशोधन कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख लक्ष्य क्या थे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहला था पारिस्थितिकीय संतुलन। राइट, मीन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता था, पहला तो हुआ पारिस्थितिकीय संतुलन, दूसरा हुआ भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम FSI के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट में इसे FSI भी कहते हैं, भारतीय वन संरक्षण। एंड तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और राज्य वन विकास ये भी है, तो इसके बारे में देखेंगे। देन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट, तो इनके जो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो 1988 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय वन नीति का जो संशोधन हुआ था, और जो 1992 की नीति थी उसी को संशोधित कर 1988 में किया गया था, तो उसके प्रमुख लक्ष्य थे जो निम्नलिखित थे। राइट, तो इसमें से आप पहला नोट करोगे कि पारिस्थितिकीय संतुलन मीन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसमें क्या था कि इकोलॉजिकल बैलेंस और पुनर्स्थापना के माध्यम से पर्यावरण का स्थायित्व बनाए रखना था। राइट, दूसरा था इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके, तो व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वनों और वृक्षों से अनाच्छादन में वृद्धि करना। राइट, आपको ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अलग से भी क्वेश्चन इसका पूछ सकता है, तो इसमें से आप याद रखो जो सामाजिक वानिकी है तो वो क्या है, तो पहले इसको समझ लो थोड़ा सा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो सामाजिक वानिकी है तो उसमें क्या है कि ये भारतीय सामाजिक वानिकी 1976 में इसको लागू किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो
ये है ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को जो है चारा, भोजन, फल, रेशे एवं जैविक उर्वरकों जैसी 5 बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर कराए जाने तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करने के उद्देश्य से ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर बड़े पैमाने पर क्या करना था, वृक्षारोपण कराए जाने की नीति एवं तत्संबंधित कार्यक्रम को सामाजिक वानिकी के नाम से जाना जाता था। मतलब कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या थी, खाली भूमि पड़ी थी, राइट। मतलब वो कृषि के लिए भी उपयोगी नहीं थी, वो ऐसे ही खाली पड़ी थी, तो उनके लिए क्या किया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि वहाँ पे खाली जो जगह थी वहाँ पे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने की जो है नीति आरंभ की गई थी, राइट। इसी को हम सामाजिक वानिकी के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि समाज के सभी लोगों को क्या करना था कि समाज के सभी लोगों को उनकी खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, राइट। तो ये रहा सामाजिक वानिकी। इसके बारे में इसके लक्ष्य भी कुछ थे, सो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी हम ये देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति के जो लक्ष्य थे। तो इसमें से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका क्या था कि व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वनों और वृक्षों से अनाच्छादन में क्या था, वृद्धि करना था, राइट। नदियों, झीलों और अन्य जलधाराओं के मार्ग में क्या करना था, भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना था, राइट। और यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अब भारतीय वन सर्वेक्षण जो था अपना, तो इसमें क्या था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या बात कही गई थी कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक संगठन है, राइट। यद्यपि यह वर्ष 1965 में प्रारंभ किया गया था, परंतु अपने वर्तमान स्वरूप में जो इसकी क्या थी, स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी, राइट। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो देश के वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना है, राइट। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, तो इसमें इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि मतलब जो भी देश में वन है तो उनका सर्वेक्षण व मूल्यांकन करना था, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें हम, तो ये भी याद रखना, भारतीय वन संरक्षण 1981, राइट। तो इसके अंतर्गत एक पॉइंट और आप नोट कर लो जब आप पढ़ ही रहे हो, तो ये आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स। तो जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है, मीन्स सर्वेक्षण अधिनियम, तो 1 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ के, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय देहरादून में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं फ्रेंड्स। वो कहाँ कहाँ है, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु, राइट। तो ये भी याद रखना आप कि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ है, तो शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। इसके कार्य क्या क्या हैं, तो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करना है, राइट। फिर उसके बाद आता है कि ये किसके अधीन है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है, राइट। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा। प्रथम प्रकाशन इसका कब हुआ था, ये भी आप नोट कर लो कि इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो कब हुआ था, 1987 में हुआ था, राइट। इसका स्वरूप क्या था, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष देश के वन क्षेत्र का मूल्यांकन सुदूर संवेदी उपग्रह मीन्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण करके प्रकाशित करता था, राइट। और वर्तमान प्रकाशित रिपोर्ट क्या थी, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2017 यानी कि हमने जो वन रिपोर्ट पढ़ी है, तो जो 2017 हर 2 वर्ष में आती है ना, 2017, 2019, 2015 में आई थी, 2019-17 में 2019 की रिपोर्ट हमने पढ़ी है, तो यह प्रकाशित श्रृंखला है, राइट। और इसकी अभी 2019 में कौन सी रिपोर्ट आई थी फ्रेंड्स, तो वो 16वीं रिपोर्ट थी और इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा भी है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा।
तो ये कौन सी है? द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। यह प्रकाशित श्रृंखला की कितनी है? 16वीं रिपोर्ट है। और जो 2017 में आई थी वो 15वीं रिपोर्ट है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है। राइट, तो इसमें से आपने इतनी बातें नोट करी। सो अब नेक्स्ट चलते हैं कि क्या था अपना वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। तो इसमें क्या बात करेंगे हम कि जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून था, ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? तो ये हम राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ही अभी पढ़ रहे हैं। राइट, तो जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून था तो उसमें क्या बात कही गई थी? राइट, तो ये इसमें क्या बोला गया था कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून। मतलब देहरादून का मतलब ये है कि ये वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। राइट, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। और इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? वन अनुसंधान करना एवं वन अधिकारियों मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स तथा वन रेंजरों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। और अभी भी यहाँ पे जो क्या होता है, इसका मूल काम है कि जो वन अधिकारी हैं या वन रेंजर हैं उनको क्या किया जाता है? प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राइट, इस संस्थान के 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं। वो कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, बुरनीहाट मेघालय में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, देन जबलपुर में कौन सा है? जबलपुर मध्य प्रदेश। तो ये 4 संस्थान है, कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश में है। और इनमें कहाँ कहाँ है? तो कोयम्बटूर, बुरनीहाट, बेंगलुरु, जबलपुर में है। राइट, देन इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो राज्य वन विकास निगम। तो इसमें क्या आता है? स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें क्या बात की गई कि राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972। तो एक और लाया गया था राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972। ये भी आप नोट कर लो कब था? 1972 राष्ट्रीय कृषि आयोग मतलब कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल 1972 की जो अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भारत के अनेक राज्यों में क्या किया गया था कि वन विकास निगमों FDCS की स्थापना की गई थी। राइट, इन निगमों का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था कि वन संपदाओं से जुड़े जो भी सरकार के व्यावसायिक हितों की रक्षा करते थे। राइट, और इनमें क्या था कि जो अपक्षयित वन क्षेत्रों की उत्पादकता को क्या करना था? पुनः बढ़ाना था। और साथ ही साथ क्या करना था कि किसानों को उनके वन उत्पादों के विपणन में क्या किया जाना था? सहायता प्रदान की जानी थी। राइट, तो ये रहा अपना क्या था? राष्ट्रीय वन नीति 1988 की बात रही। ठीक है, देन उसके बाद आता है, आप यहाँ पे नोट कर लो कि ये रहा इसका इतिहास। सो इसी से हम रिलेटेड, हालांकि यहाँ पे आप मुख्य डेट हमने आपको डिटेल बता दी है कि जो भारत में पहली वन नीति 1984 में लागू की गई थी। राइट, भारत की पहली वन नीति, ये याद रखना, राष्ट्रीय वन नीति 1952 की है। तो ये भी याद रखना आप कि राष्ट्रीय वन नीति और भारत की पहली वन नीति जो है तो वो कब लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा लागू की गई थी। सो अब इसके बाद आते हैं कि जो वन अधिनियम है। राइट, तो इसमें से वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसमें क्या बात कही गई है? केंद्र सरकार ने क्या किया कि वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया। राइट, इसके अनुसार क्या था कि किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जाना था। जो इसका मुख्य लक्ष्य था वो क्या था कि गवर्नमेंट के मीन्स जो अवधि गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी अनुमति के बिना किसी भी भूमि को, जो वन भूमि है, तो उसको कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। वर्ष 1988 में क्या किया गया कि इस अधिनियम के में संशोधन कर उसे और प्रभावी बना दिया गया। यही जो वन नीति हमने बताई उसमें से क्या किया गया? इसे और प्रभावी बना दिया गया, मतलब कि और कड़ाई से इसको लागू करवाया गया। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम
तो भारत में वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो कब से हुई थी? तो 1950 ईस्वी से किसके द्वारा की गई थी? तो के.एम. मिश्रा के द्वारा की गई थी। राइट। और जो है भारतीय सामाजिक वानिकी जो है 1976 में आई थी। देन भारतीय वन अधिनियम, ये भी आप नोट कर लो, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आई थी। राइट। तो ये भारतीय जो वन अधिनियम है, इसमें आप इतना याद रखो कि 1927 में ये अधिनियम लागू किया गया था। राइट। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। सामाजिक जो वानिकी थी, तो इसमें से क्या था कि जो भी गांव, कस्बे, शहर, तो उनकी जो भी खाली स्थान थी, तो उनमें बड़े पैमाने पर क्या था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना था। राइट। सामाजिक जो वानिकी थी। देन उसके बाद इसके जो लक्ष्य थे उसमें क्या है फ्रेंड्स, तो उसमें ये बात की गई थी कि जो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी के निर्धारित लक्ष्य, आप ऐसे करके इसके 2-3-4 पॉइंट लिख लो। तो इसमें क्या था, पहला पॉइंट है कि भूमि संरक्षण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करना था, बढ़ाना था। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि आप वन को नष्ट करो, इसलिए इसमें प्रोत्साहित किया गया था कि जहाँ भी खाली जमीन पड़ी है जो, तो उसमें आप वृक्ष लगाओ, जिससे कि क्या हो, भूमि की संरक्षण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फलों उत्पादन में क्या करना था, वृद्धि। जो ही फलों उत्पादन, मतलब कि फलों के उत्पादन के लिए इसमें वृद्धि करना था, जिसके द्वारा क्या था कि खाद्य संसाधनों में वृद्धि एवं योगदान हो सके। राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था ईंधन एवं चारा की उपलब्धता में वृद्धि करना था। राइट। इससे हमको क्या प्रॉफिट हो सकती थी, ईंधन भी मिल सकता था। जब वन लगाए जाएंगे तो उससे ईंधन प्राप्त होगा और उससे जमीन भी अच्छी हो जाएगी, उसकी उर्वरा शक्ति, तो चारे की भी उपलब्धता होगी। राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतावनी करना था, मतलब सामूहिक चेतावनी बढ़ाना था। राइट। फिर उसके बाद क्या था, नेक्स्ट पॉइंट कि इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। यदि हम वन लगाएंगे तो उससे क्या होगी, हमारी इमारती लकड़ियों की जो भी समस्या है वो सॉल्व होगी। सो इसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देन उसके बाद आता है कि बृहद वृक्षारोपण और ग्रामीण एवं नगरीय भूदृश्यों का क्या करना था, सौंदर्यीकरण करना था। राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि हम अच्छे वन लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उससे जो हमारी नगरीय भूदृश्यावली है वो बहुत अच्छी, मतलब देखने में उसके सौंदर्य प्रतीत होगा और इंसान को एब्सोल्युटली जहाँ भी हरियाली होती है अच्छा लगता है। राइट। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो अभियान था, तो इसके अभियान में क्या किया गया था कि मतलब उपयुक्त अभियान के समीक्षोपरंत विदित होता है कि सामाजिक वानिकी योजना जो थी वो आंशिक रूप से ही सफल रही। वृक्षारोपण के लिए वृक्षों का चयन व समुचित व्यवस्था नहीं की गई, आवंटित धन का दुरुपयोग, वृक्षों को अवैध कटाई आदि कमजोरियां प्राप्त रहीं। राइट। हालांकि जो ये नीति थी वो बहुत ही, मतलब कि अच्छे से नहीं चल सकी, बट कुछ इसका प्रॉफिट हुआ, बट सुचारू रूप से क्या हुई, ये लागू नहीं की जा सकी है। राइट। ये जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम क्या थी, छठी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया। तब से लेकर वर्तमान तक इन वानिकी के 3 संगठक तैयार किए गए हैं। इसके ये भी थे, 3 संगठक भी तैयार किए गए थे। वो कौन कौन से थे, तो एक था कृषि वानिकी, दूसरा था सार्वजनिक वानिकी और तीसरा था सामुदायिक वानिकी। कृषि वानिकी में क्या आता था कि इससे कृषि वन विभाग और वन विभाग द्वारा क्या था, सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए गए पौधों को अपने खेतों तथा अनेक मेड़ों पर लगाना था। राइट। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, कृषि वानिकी के अंतर्गत कि जो वन विभाग संस्थान था उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती दरों में, मीन्स कम पैसे में, क्या जो भी अच्छे किस्म के पेड़ के पौधे थे तो उनके क्या दिए जा रहे थे, बीज या पौधे दिए जा रहे थे कि आप अपने खेतों में उनको लगाओ अच्छे से और खेतों में या मेड़ों में उनका उत्पादन करो सही तरीके से। राइट। देन उसके बाद था सार्वजनिक वानिकी। तो इसमें क्या था, वन विभाग द्वारा तीव्र गति से बढ़ने वाले पेड़ों को सड़क, रेल तथा नहरों के किनारे एवं सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति है। राइट। बट हालांकि ऐसा होता नहीं है, अभी भी कई जगह पे सड़कों के किनारे वृक्ष आपको नहीं दिखेंगे। हालांकि कई जगह पे सड़कों के किनारे जो भी बहुत टिकाऊ वृक्ष होते हैं
जैसे आम वगैरह के हो गए, ये लगाए जाते हैं, बट अब दिखते नहीं है ज़्यादा पेड़ ऐसे, राइट। यदि नेक्स्ट इसके जो सामुदायिक वानिकी की बात करें, तो ग्रामीणों द्वारा क्या था कि ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण या सामाजिक वानिकी का क्या किया जाता था, स्वयं नियोजित कार्यक्रम था, राइट। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। तो यहाँ तक कहाँ तक बात कर ली हमने, भारत की जो सामाजिक वानिकी 1976 या 75, ये आप ध्यान में रखना, 76 वो 75 76 है, राइट। तो इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि इसमें से एक और था जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 था, तो उसके बारे में भी कुछ एक दो पहलू समझ लेते हैं। तो ये कौन सा था, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसमें क्या किया गया था कि हालांकि पहले, अभी नहीं, मैं पहले की बात करूं यदि, तो जम्मू कश्मीर को इसमें क्या किया गया था, छोड़कर देश के अन्य सभी भागों में मान्य था, राइट। यह मान्य था, जो भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में छोड़ के सभी राज्यों में मान्य था। और इस अधिनियम के प्रमुख जो भी लक्ष्य थे, पहलू थे, वो कौन से थे, निम्नलिखित थे, राइट। इसमें यदि पहला देखें तो क्या था, राज्य सरकार वनों का प्रयोग केवल वानिकी कार्यों के लिए करेगी, अन्यथा उसे केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, राइट। और दूसरा था इसमें कि एक सलाहकार जो समिति सभी प्रकार के वनों के संरक्षण के लिए क्या की जाएगी, उचित धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो वानिकी से अलग किसी भी अवैध कार्य वन के अंदर हो तो उसे क्या किया जाएगा, तुरंत रोक देने की आवश्यकता है। देन उसके बाद एक और आता है अपना 1972, राइट। तो 1972 में एक आया, तो यहाँ पे हमने अभी पहले बात किया जस्ट, तो जो 1972 में वन अधिनियम था, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, जिसके अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन आए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप डिटेल से समझ लो फ्रेंड्स, क्योंकि ये कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना आप। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें क्या होगा कि वन के भीतर क्या थी, बिजली की लाइन बिछाना। इसमें जो भी 1972 के वन अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए थे, तो उनमें क्या किया गया था कि वनों के भीतर बिजली की लाइन बिछाना, भूकंप का सर्वेक्षण करना तथा बांध परियोजना प्रारंभ करने जैसी क्या कुछ अवानिकी कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व सहमति लेकर काम किया जा सकता था, राइट। मतलब कि अवानिकी कार्यक्रम जो वनों के लिए हालांकि हानिकारक हैं, बट केंद्र सरकार से आप क्या कर सकते हो, मतलब परमिशन लेके वहाँ पे बिजली की लाइन बिछा सकते हो, या भूकंप सर्वेक्षण करना तथा जो भी बांध परियोजनाएं हैं, जैसे आप सड़क बना रहे हो आप या बांध बना रहे हो और बीच में कहीं वन फंस गए, तो अब वहाँ से तो आप बंद नहीं कर सकते हो ना, तो जाहिर सी बात है उसको आपको कहीं ना कहीं तो नष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ाना है। तो आपको या तो दूसरी जगह मोड़ो, या कि कहीं जगह नहीं है तो आपको इतना स्थान तो उसका लेना ही पड़ेगा। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये किसमें कहा गया था, जो 1972 के वन अधिनियम में जब इसका संशोधन किया गया था, तो इसमें कुछ ये जो परिवर्तन है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चाय, काफ़ी, मसाले, रबर आदि को क्या किया गया था, अवानिकी कार्यों में गिना जाता है। ये जो होती हैं, मतलब ये पेय पदार्थ हो गए, चाय, काफ़ी पेय पदार्थ है, मसाले, रबर, इनको अवानिकीय पदार्थों में गिना जाता है। और इसके बाद आता है कि यदि फसल वाले वृक्ष यदि फल वाले जो वृक्ष हैं, जैसे कि तेल देने वाले या औषधि प्रदान करने वाले पेड़ भी लगाने हों, तो वहाँ के पूर्ववत पेड़ों को काटकर ऐसा करने का प्रावधान नहीं था। इसके लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। सपोज यदि आप किसी भी वन क्षेत्र में सोचो कि इनको हम नष्ट करके यहाँ पे फलों का उत्पादन करें, या कि यहाँ पे हम तेल वाली फसलों का उत्पादन करें, या औषधि प्रदान करने वाले फसलों का उत्पादन करें, तो ये इसके लिए आपको परमिशन नहीं थी, राइट। इसके लिए आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।
और देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो टसर सिल्क के लिए क्या था कि रेशम के कीड़ों का पालन हमारे देश के आदिवासी का क्या था, प्राचीन पेशा है, राइट। परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि जो कीटों का पालन है तो इसको क्या किया जाए, अर्जुन तथा आसान जैसे किसी एक प्रकार के पेड़ पर ना करके मिश्रित प्रजातियों के पेड़ों में किया जाए। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि क्या होता है कि मतलब एक ही पेड़ की या एक ही प्रजाति की बोले तो उत्पादकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो अदर मतलब कि और पेड़ों की जो है भिन्नता वो कम होती जाएगी। तो इससे क्या सरकार का क्या निर्देश था कि आप किसी एक वृक्ष पर, जैसे कि रेशम का उत्पादन कीड़ों के द्वारा होता है, तो उसमें क्या किया गया कि किसी एक वृक्ष पर आप क्या ना करो, उसका उत्पादन ना करो, और कई सारे वृक्षों में उनके कीड़ों का पालन आप कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेशम के लिए जो कीड़ों का पालन करने के लिए केवल शहतूत के पेड़ों का लगाना भी एक क्या था फ्रेंड्स, गैर वानिकी कार्य माना गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वनों की विविधता नष्ट हो जाती है। वह जो वनों में क्या हो जाता है, मोनोकल्चर मीन्स एकाधिपत्य आ जाता है कि यानी क्या होगा कि एक ही प्रजाति को बढ़ावा मिलता जाएगा, जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या होगा, सही नहीं है। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक ही प्रजाति के पेड़ों को हम यदि अपना वो क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक लेवल बढ़ाना चाहेंगे, मीन्स अपनी आय बढ़ाना चाहेंगे, जो भी इसका वो करते होंगे वो एक ही पौधों को लगाएंगे, और एक ही पौधों को लगाएंगे तो अदर पौधों का जो है वो महत्व तो कम होगा। सो इसके लिए सरकार के ये निर्देश दिए गए हैं, राइट। देन उसके बाद आता है कि वन के अंदर क्या है, खनन के गैर वानिकी माना गया है। जो भी है वन के अंदर आप किसी भी प्रकार के खनिज या पदार्थ नहीं निकाल सकते हो, इसके लिए क्या माना गया है, ये गैर वानिकी है, राइट। या इसमें यदि बात करें एकीकृत वन संरक्षण, तो जो ए मोनोधी क्या था, मोनोकल्चर था, तो इसमें एकीकृत जो वन संरक्षण है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या था फ्रेंड्स कि जो वन सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से देश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत वन संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया। इसके तहत जहां विलुप्त हो रही वनस्पतियों और पौधों को संरक्षण दिया गया, वहीं उन प्रजातियों के उन्मूलन और नियंत्रण के उपाय भी सुनिश्चित किए गए फ्रेंड्स, जो क्या थे कि वनों को क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके तहत बांस की खेती से जुड़ी चुनौतियों तथा पारिस्थितिकी संतुलन पर भी ध्यान दिया गया। तो इसमें यह भी याद रखना कि ये जो एकीकृत वन संरक्षण है, तो ये कब लाया गया था, 10वीं पंचवर्षीय की योजना के अंतर्गत इसको लाया गया था। और इसमें क्या था कि जो इसमें क्या बात की गई थी कि मतलब ये क्या था कि इसके तहत जहाँ विलुप्त हो रही जितनी भी वनस्पतियाँ और पौधों का जो भी संरक्षण दिया गया, और वहीं क्या था उन प्रजातियों को के उन्मूलन और नियंत्रण के उपाय भी सुनिश्चित किए गए, जो वन को क्या करती थी, क्षति पहुंचाती थी। और इसके अतिरिक्त इसके तहत बांस की खेती से जुड़ी चुनौतियों तथा क्या पारिस्थितिकी संतुलन में भी ध्यान दिया गया था, राइट। तो ये रहे अपने जो भी कुछ महत्वपूर्ण कानून थे, उनके बारे में हमने बात की। इसके अंतर्गत एक दो अधिनियम थे, इनको देख लेते हैं। एक था वनाधिकार अधिनियम अधिसूचित, मीन्स की जो आदिवासियों के लिए एक अधिनियम लाया गया था, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रख लो फ्रेंड्स। तो इसमें क्या बात की गई थी कि 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा वर्ष 2006 में पारित वनाधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति व अन्य परंपरागत जो वनस्पतियों को वन संपत्ति में अधिकार दिलाने से संबंधित है। इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों ने में पारित इस अधिनियम को जनवरी 2007 में मंजूरी मिली थी, राइट। ये जनवरी 2007 में इसको मंजूरी मिली थी। ये कब लागू हुआ, 1 जनवरी 2008 को। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकार है, मतलब वनवासियों को प्राप्त अधिकार क्या क्या है, तो इसमें है कि 75 वर्षों में, इसमें क्या था कि 75 वर्षों से रह रहे अनुसूचित जातियों व अन्य परंपरागत वासियों को वन भूमि के अधिकार प्रदान किए गए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लक्षित लाभार्थियों को वनोपज
को एकत्र करने व उनके विपणन का अधिकार होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो वनवासी हैं, तो वनवासियों का यह अधिकार है कि जो इंडियन फॉरेस्ट 1923 के द्वारा उनसे क्या किया गया था, वन छीन लिए गए थे, राइट। तो इस अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा और यह अधिनियम वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यानों के तहत चिन्हित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। जहाँ पे ये वनवासी निवास करते हैं वहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र लागू नहीं होंगे, राइट। तो इनके बारे में हमने देखा है आज फ्रेंड्स।